हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन देखा है। उसके बेस पे ही आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। हम पहले देखते हैं इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे बता देते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। लिक्विड का जब बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है ना, वो टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो गलत है। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन become equal to the external pressure is known as boiling point. तो boiling point किसको बोलेंगे? The temperature at which the vapor pressure of the solution becomes equal to external pressure is known as boiling point. समझ में आ गया boiling point किसको बोलते हैं? The temperature at which vapor pressure of the solution become equal to the external pressure is known as boiling point. हम देखो boiling point मेजर करना है तो कैसे करेंगे। मेरे पास एक कंपोनेंट है, मेरे पास कंपोनेंट एक ए है, तो क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है। लिक्विड होता है ना, तो वोलेटाइल होता ही है, उसका वेपर में कन्वर्जन होगा ही। तो कंपोनेंट ए वोलेटाइल है, तो मतलब ये लिक्विड में से क्या बनेगा? वेपर बनेगा। अब जो वेपर होता है ना, गैसियस फॉर्म में जो होता है ना, तो उसका प्रेशर होता है। तो उसको प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैनोमीटर। यहाँ पे मैंने एक मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। मैनोमीटर अब तो डिजिटल भी आता है। तो यहाँ पे वेपर का प्रेशर कितना है वो मेजर करेगा। अब देखो, धीरे धीरे ये लिक्विड वोलेटाइल है, तो धीरे धीरे लिक्विड में से वेपर बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। फिर वेपर एक दूसरे से कोलाइड होगी। हाँ, ये कंटेनर का जो वॉल है उसके साथ कोलिजन होगा, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब लिक्विड स्टेट और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर रिमेन्स कांस्टेंट। यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, फिर प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तुमको यहाँ प्रेशर देखो, इनिशियली प्रेशर क्या होगा? कम। धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। समझो कि 0.6 एटमॉस्फेयर हो गया, फिर अब बढ़ना बंद हो गया। मतलब ये वेपर प्रेशर अब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन कंपोनेंट ए इज 0.6 एटमॉस्फेयर। देखो, तो मेरे पास कंपोनेंट ए है, उसका वेपर प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेयर है। ओके, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट मुझको मेजर करना है कि कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, देख लो। मैंने यहां पे ओके, तो पहले इनिशियली प्रेशर होगा 0 एटमॉस्फेयर मैनोमीटर, वेपर होगी नहीं। जैसे वेपर बनती जाएगी, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज आएगा। वेपर बनती जाएगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, मैनोमीटर में प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद ये इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब वो फिक्स प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज 0.6 एटमॉस्फेयर। अब मुझको उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, तो यहाँ पे हमने थर्मोमीटर यूज किया है। थर्मोमीटर से क्या कर सकता हूँ? ये जो लिक्विड है ना सॉल्यूशन का, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। अब मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया।
जब कंपोनेंट ए को हीट करेंगे तो कंपोनेंट ए के जो मॉलिक्यूल है इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंपोनेंट ए में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी सरफेस की एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस छोड़ के चले जाएगा वेपर में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन वेपर इंक्रीजेस, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 0.6 0.7। हमको कहां तक इंक्रीज करना है, अप टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कब मिलेगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। समझो कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है 760 मिलीमीटर है, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 0.6 एटमॉस्फेयर। अब जब हीट करते जाएंगे तो धीरे धीरे वेपर बनती जाएगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जब 1 एटमॉस्फेयर आ जाए तब यहां पे थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर लो, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए। मैं एज्यूम कर लेता हूं कंपोनेंट में मैंने वाटर लिया था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इतनी बात समझ में आ गई। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट। अब मैं बात करता हूं, ये मेरे पास एक और कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी इज मोर वॉलेटाइल कंपेयर टू ए। समझना क्या मैंने बताया, कंपोनेंट ए के कंपैरिजन में कंपोनेंट बी की वोलेटिलिटी ज्यादा है। वोलेटिलिटी ज्यादा है मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, उसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसकी यदि वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वेपर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो समझो कि इसका वेपर प्रेशर है 0.7 एटमॉस्फेयर। तो याद रखना हाईली वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। देखो कंपोनेंट ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 0.6 एटमॉस्फेयर, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कितना है 0.7 एटमॉस्फेयर। जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हाई वोलेटिलिटी हाई वेपर प्रेशर। द कंपोनेंट विच इज हाई वोलेटाइल हायर वेपर प्रेशर। इतना याद है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट उसका मेजर करना है। अब एक कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है तो मैंने यहां पे थर्मोमीटर रख दिया। अब मुझको हीट करना है। हीटिंग कहां तक करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कहां तक टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जब तक इसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना ना हो, 1 एटमॉस्फेयर जितना ना हो तब तक। तो वो सोचो मुझको कहां तक हीट, किसमें ज्यादा हीटिंग करने पड़ेगा। इन कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है 0.6 एटमॉस्फेयर। कहां तक मुझको हीट करना है, जब तक उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए तब तक। और कंपोनेंट बी है, उसका वेपर प्रेशर है 0.7। कहां तक हीट करना है, अप टू एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। किसमें ज्यादा मुझको हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कंपोनेंट ए में ज्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी या कंपोनेंट बी में ज्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपोनेंट ए में ज्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपोनेंट में ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो इसका बॉइल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो याद रखना लोअर वेपर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट। लोअर वेपर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके उल्टा भी बोल सकते हैं आप,
जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। द कंपोनेंट विच हैव ए लोअर वेपर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, ये मुझको बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में बात समझना, जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ओके, इस तरह से इक्वेशन समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, यदि मैं कंपोनेंट ए को हिल स्टेशन पे ले जाता हूं, अब मैं कंपोनेंट ए को हिल स्टेशन पे ले जाऊंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन्स कांस्टेंट। चलो, जब कंपोनेंट ए को मैं हिल स्टेशन पर ले गया तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए 0.6 एटमॉस्फेयर था, यहां भी 0.6 एटमॉस्फेयर था। अब देखो, यहां पे यदि मुझको सी लेवल पे यदि मुझको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है तो 0.6 एटमॉस्फेयर को हीट करके कहां तक लाना है, एक्सटर्नल प्रेशर। और सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां हवा होती है ना, एयर पतली हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो प्रेशर कम होता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना तो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो समझो एक्सटर्नल प्रेशर 0.85 एक्सटर्नल प्रेशर 0.85 एटमॉस्फेयर है। देखो अब क्या होगा, इतनी बात समझ लेना कि जब जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट हमको मेजर करना है तो हमको एक कंपोनेंट का हीट करके कहां तक हीट करना है, जब तक उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो एट सी लेवल कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है, 0.6 एटमॉस्फेयर। कहां तक उसको हीट करना है, अप टू 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन एट हिल स्टेशन या हाइट पे उसका वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का 0.6 एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन उसका एक्सटर्नल प्रेशर है 0.85 एटमॉस्फेयर। मतलब अब देखो सी लेवल पे मुझको 1 एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अब हम हिल स्टेशन पे चले जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो हीट करना है दोनों से 0.6 एटमॉस्फेयर में से। बोलो किसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी, इसमें, मतलब टेम्परेचर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो एज वी मूव फ्रॉम सी लेवल टू हायर लेवल, हायर एल्टीट्यूड पे जब जैसे जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो याद रखना एट लोअर वेपर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड याद रखना एट हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां मैंने जो भी पढ़ा है ना, इनमें से एग्जाम के लिए 3 चीज याद रखनी है। पहली पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर हम बात करते हैं सी लेवल की, जब भी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे सी लेवल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन हाइट पे चले तो चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दूसरा, दो कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, लोअर वेपर प्रेशर हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। और दूसरा,
जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे हम हिल स्टेशन पे जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों होगा वो भी समझ में आ गया। चलो कुछ डाउट है यहाँ पे? तो इतनी चीज याद रखने, 3 पॉइंट 3 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलो अब हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एज़ोट्रॉप्स या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट है, समझो, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में कंपोजिशन सेम है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच द कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट एंड इन वेपर स्टेट आर सेम। तो देखो, द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब लिक्विड फेज में उसके मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। एंड बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी बॉइलिंग होती रहेगी, आर कॉल्ड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और एज़ोट्रॉप्स। पहले याद रखना, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या एज़ोट्रॉप कैसे बोलेंगे। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ोट्रॉप एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर है जिसमें सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा। एंड बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, उसको हम बोलेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और बोलेंगे एज़ोट्रॉप। और जब एज़ोट्रॉप एक बार बन जाता है ना, तो उसमें 2 कंपोनेंट है, समझो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखो, इन सच केसेस it is not possible to separate the component by fractional distillation। तो याद रखना, characteristics of azeotropic mixture, characteristics of azeotrop क्या बोलेंगे, बोलो, the binary mixture having the same composition in the liquid phase as well as vapor phase, first point। Second, boil at the constant temperature, therefore it is also known as constant boiling mixture। और it is not possible to separate the component by fractional distillation। There are 2 types of azeotrops, 2 types of azeotropic mixture called minimum boiling azeotrop और दूसरा है maximum boiling azeotrop। अब देखो, minimum boiling azeotrop, okay, minimum boiling azeotrop मतलब एक azeotrop जिसमें boiling point कम होगा। अब सोचो बॉइलिंग पॉइंट कब कम होगा, जब वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अब वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कब ज्यादा होता है, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम राउट्स लॉ। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कब होगा, फॉर ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इतने बात समझ में आएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम क्या कब होगा, हायर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजेस। अभी मैंने पढ़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउट फ्लो। तो देखो, द सॉल्यूशन विच शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट फ्लो फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो पहले याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कब बनता है, तो जो सॉल्यूशन राउट फ्लो से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। चलो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, तो लोअर वेपर प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस। अब वेपर प्रेशर कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन शो होगा। तो द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन विच शो ए large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling azeotrop at specific composition। तो पहले वो पॉइंट याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कब होता है, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कब होता है, जब
पॉजिटिव डेविएशन होता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कब होता है, जब नेगेटिव डेविएशन होता है। किस तरह याद रखेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा तब। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कब बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब लोअर प्रेशर कम होगा, लोअर प्रेशर कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगा तब। इतनी बात समझ में आ गई। चलो यहां पे अभी बोर्ड पे जो आप जो ग्राफ देख रहे हैं ना, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए है आइडियल सॉल्यूशन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन हो। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन हो। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन हो। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। तो अभी जो आप ग्राफ देख रहे हो ना ब्लैक पेन से, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। मुझको पॉजिटिव डेविएशन से करना है, तो आइडियल सॉल्यूशन में कर्व बना दो, ऐसा कर्व बना दो जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा हो, तो ये वेपर प्रेशर उसके ज्यादा बना दो, स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट इनटू वेपर। तो ब्लू पेन से जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम है। जो स्ट्रेट लाइन है ना, उससे ऊपर से कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो कोई एक ऐसा पॉइंट देखो जिसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ए पॉइंट पे वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। जब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है तो यहां पे नीचे चले जाओ, तो यहां पे कोई एक्सए की वैल्यू होगी, कोई एक्सए की भी वैल्यू होगी। समझना ना, एक्सए की वैल्यू यहां से 1 से 0, एक्सबी की वैल्यू 0 से। एक कंपोजिशन जब होता है तब, जब एक कंपोजिशन होता है तब वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। तो जब भी कोई कंपोजिशन होता है, कोई ऐसा मोल फ्रैक्शन होता है जहां पे वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा। तो ये कंपोजिशन होगा तो हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनता है इस कंपोजिशन पे। और एक कंपोजिशन, कोई पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपोजिशन, मतलब ये दोनों के बीच में कोई एक ऐसा कंपोजिशन होगा वहां पे वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा। देखो क्या लिखा है, फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट कंपोजिशन है इसमें से एक कंपोजिशन ऐसा होगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन विल बी द हाईएस्ट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हाईएस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी द लोएस्ट। तो देखो एक ऐसा कंपोजिशन है इंटरमीडिएट कंपोजिशन जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब देखते हैं वहां पे, तो यहां पे एक और देखते हैं, ऐसा कब होता है, जब हम फ्रॉम शुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथेनॉल बनाएंगे। आप मेरे ख्याल से छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, वरना 12th चैप्टर में आएगा, 12th में ही, कि प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हम इथेनॉल बनाते हैं ना, तो इथेनॉल के साथ वाटर भी बनता है। तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और वाटर का है, और इथेनॉल वाटर मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो जब 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल मिलेगा, मतलब 95 इथेनॉल होगा और 100 ml वाटर, तो उस पे जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। आफ्टर अचीविंग दिस कंपोजिशन एज़ोट्रॉप बन जाएगा, तो फर्दर सेपरेशन अकर एज द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन। अब हम उसके फर्दर सेपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेम कंपोजिशन हो जाएगा इन लिक्विड स्टेट एट वेल एज इन वेपर स्टेट। तो आपको याद रखना है, इथेनॉल और वाटर वेपर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से 95% इथेनॉल वाटर का मिक्सचर मिल जाता है बाय वॉल्यूम, तो वो एज़ोट्रॉप बना लेगा। और वो एज़ोट्रॉप कौन सा बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनेगा। अब देखो यहाँ पे
मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो अभी आप ब्लैक पेन से जो डायग्राम देख रहे हैं वो डायग्राम आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो हमने पढ़ चुके हैं। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए करना है तो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे से करो से पास कर दो। अब देखो कोई कंपोजिशन ऐसा होगा जहां पे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो देखो एक कंपोजिशन ऐसा है जहां से वेपर प्रेशर सबसे कम है। वेपर प्रेशर यहाँ नहीं, यहाँ पे कम है, वेपर प्रेशर कम है। एक कंपोजिशन जब होगा तो वेपर प्रेशर सबसे कम है, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो ये ऐसा कंपोजिशन है जहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनता है। तो देखो क्या लिखा है, as the total vapor pressure become less than the corresponding ideal solution, मतलब ब्लैक पेन से सबसे कम होगा तब, और सेम कंपोजिशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन आर इंक्रीज। यदि वेपर प्रेशर कम होगा नेगेटिव डेविएशन से तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। उसका एग्जांपल क्या है, 68% HNO3 W/W HNO3 का सॉल्यूशन। अब 68% HNO3 है तो 30% क्या होगा, वाटर, और बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर 3933.5 केल्विन। तो एज़ोट्रॉप from nitric acid and the water as the approximate composition of the 68% HNO3 and 30% by water by mass। हमको याद रखना है 68% HNO3, 68% W/W HNO3, तो HNO3 68% है तो वाटर कितना होगा, अप्रोक्स आप बोल ही देंगे, फिर 32% होता है, तो अब वो सेम कंपोजिशन हो जाएगा और फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे एसक्यू एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो हम इसके लिए मैं आपको एक समरी चार्ट जैसा बना कर दे देता हूँ, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड 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 एंड सॉलिड सॉलिड पार्टिकल एंड डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ऑन दैट बेसिस सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन ideal solutions. Ideal solution follow Raoult's law. Therefore, vapor pressure of the solution is equal to PA0 into XA plus P0B into XP. तो ideal solution के लिए वो Raoult's law follow करेगा for entire range of concentration. लेकिन non ideal solution होगा वो Raoult's law नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे equal नहीं होगा। equal नहीं होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा या कम होगा। यदि ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ से जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है उससे ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन होगा, और उससे कम होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है। तो याद रखना, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन है, कम होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है। इतना याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन। इन आइडियल सॉल्यूशन, अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड सॉलिड पार्टिकल, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर नियरली सेम। तो देखो ए के बीच का अट्रैक्शन, बी के बीच के अट्रैक्शन, और नया अट्रैक्शन जो ए और बी का जो अट्रैक्शन है, solute solvent interaction is nearly same, equal to solute solute and solvent solvent interaction. But in positive deviation क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो जो नया अट्रैक्शन है, मतलब solute solvent interaction is weak than solute solute and solvent solvent interaction. तो देखो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीक कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ड्यू टू वीक इंटरेक्शन ए और बी इजीली सरफेस छोड़ के एस्केपिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी तो एस्केप कर लेंगे सरफेस को, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यहां पे इंटरेक्शन क्या होगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा
कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट नया जो इंटरेक्शन बनता है वो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, और वो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो जितना ये इंटरेक्शन स्ट्रांग है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। याद रखना। दूसरा पॉइंट यहां पे डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है, हम दो कंपोनेंटों को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब हीट गेन भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। तो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, हीट गेन भी नहीं होगी, लॉस भी नहीं होगी। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो याद रखना सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। अब डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट लिबरेट होगी, यहां पे हीट एब्सॉर्ब होगा। और डेल्टा एच लेस देन 0 हीट रिलीज होगी और ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो याद रखना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब होगी, और यदि नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 होगा, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब देखो, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट एब्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा। तो हम टच करने से हमको पता चलेगा कि वो ठंडा लग रहा है। तो आपको ऐसा बता रहे हैं कि दो सॉल्यूशन मिक्स को टच करके मालूम हुआ कि उसका टेम्परेचर कम हुआ है, या कूलिंग, टच टू कूल। ओके, टच करने से कूलिंग फील करते हम, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन? तो पॉजिटिव डेविएशन। टच करने से हमको हॉट लगे वो सॉल्यूशन, मतलब हीट रिलीज हुई है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो याद रखना डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। हमने 5 ml प्लस 5 ml किया होगा, 10 ml मोर देन 10 ml होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो क्यों? क्योंकि वीक इंटरेक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वीक इंटरेक्शन है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा? लेस देन 0, यहाँ पे सॉल्यूशन कम होगा। लेकिन समझ लो, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ओके, आइडियल में क्या होगा? 5 ml प्लस 5 ml, तो ये कितना होगा? 10 ml। यहाँ पे 10 ml से ज्यादा होगा और वहां पे 10 ml से कम होगा। चलो अब हम बात करते हैं, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन शो होता है तब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनता है। और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, तो यहां पे बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और यहां पे बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। याद रखना। आगे देखते हैं कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, फिर वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। मतलब समझो कि दो वॉल्यूम को मिक्स करते हैं ना, तब पार्टिकल को घूमने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगी। स्पॉन्टेनियस, जब रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी, तो हम बोलेंगे डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। फिर आप वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ये 2 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखना। ओके, तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, एसक्यू, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स। ओके।